नमस्कार दोस्तों, सीईसी के इस एडुसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, यानी कि जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदी कहानी कहाँ से शुरू हुई, कैसे इसका विकास हुआ, कहानी इस विधा की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन से ऐसे कहानीकार हुए जिन्होंने अपनी कहानियों के द्वारा सबको रोमांचित किया। इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये निरंतर हमें विभिन्न विषयों द्वारा अवगत कराते रहते हैं, तो आज भी इनके ज्ञान द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदी कहानियों का विकास किस प्रकार हुआ और कहां से हुआ। टंडन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडुसेट लेक्चर में, और हम यही जानने की कोशिश करेंगे आपके माध्यम से कि हिंदी कहानियां जो हम सबको रोमांचित करती हैं, तो किस तरीके से इनका विकास हुआ, कहां से ये उत्पन्न हुई। जी 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 नमस्कार मित्रों, जैसा कि अभी बताया गया कि हिंदी कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे प्रारंभ हुआ उसका, और इस कहानी का विकास कैसे हुआ, इसकी प्रारंभिक चर्चा आज हम करेंगे। और इससे पहले हम, क्योंकि ये जो सिलसिला है ये चल रहा है हिंदी गद्य के विकास का सिलसिला, इस हिंदी गद्य के विकास की जब हम बात करते हैं तो आधुनिक हिंदी साहित्य में हमें खड़ी बोली हिंदी के गद्य का अलग अलग विधाओं के साथ जो स्वरूप मिलता है, जिनमें से हम पहले हिंदी नाटक के उद्भव विकास पर, एकांकी के उद्भव विकास पर चर्चा कर चुके हैं, और उपन्यास के उद्भव विकास पर भी चर्चा कर चुके हैं। उसी श्रृंखला में आगे आज हम प्रारंभ कर रहे हैं हिंदी कहानी कैसे शुरू हुई, इसका विकास कैसे हुआ, इस कहानी का स्वरूप सैद्धांतिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से किस तरह से निश्चित हुआ, और समय सापेक्ष परिवर्तन इसमें क्या होते चले गए। कभी इस कहानी की कथा वस्तु बदली, कभी इसकी कहने की अभिव्यक्ति की जो पद्धति है, शैली है, वो बदली, कभी उसकी तकनीक बदली, कहानीकारों ने नए नए प्रयोग कहानी के साथ किए, फिर बहुत सारे आंदोलन भी कहानी के समय समय पर चलते रहे। उन आंदोलनों में भी इस कथा कहने या कहानी कहने की जो शैली है, अंदाज है, वो बदलता चला गया। तो इस पूरे का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य क्या है, इस पर चर्चा हम इस श्रृंखला में करेंगे। और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पहले इस चर्चा परिचर्चा में, व्याख्यान में, कि कहानी है क्या और उसका स्वरूप कैसे निश्चित हुआ, इस पर बात कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत साहित्य से अगर हम दृष्टि डालकर देखें तो कहानियों की एक लंबी परंपरा वहाँ हमें मिलती है, और बहुत ही लोकप्रिय और रोचक कहानियों के रूप में पंचतंत्र की कहानियाँ, जिनकी चर्चा आज भी हम बार बार करते हैं। संस्कृत युग के बाद जो हिंदी का पहले जो आदिकालीन युग है या भक्तिकालीन रीतिकालीन युग है, इनमें वस्तुतः उस रूप से कहानियाँ तो नहीं मिलती, लेकिन कहानी का इतिहास अगर हम देखें तो मानव के जन्म से इसके कहीं ना कहीं बीज हमें दिखाई देते हैं। हम नाना नानी की कहानियाँ, दादा दादी की कहानियाँ, इस तरह की कहानियों के बारे में जानते सुनते आए हैं, पढ़ते भी आए हैं। तो इसका मतलब कहानी कहने का और सुनने का जो सिलसिला है समाज में, वो तो बहुत पुराना है। लेकिन वस्तुतः पहली कहानी कब कही गई, किसने कही, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख हमें मिलता नहीं। लेकिन जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में कहानियों पर बात करते हैं, विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक विवाद का विषय बनता है कि हिंदी की पहली साहित्यिक कहानी, खड़ी बोली की पहली साहित्यिक कहानी किसको माने। उसको लेकर अलग अलग मत भी हैं विद्वानों के, जिन पर थोड़ी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। तो कहानी कहने, सुनने, सुनाने की यह परंपरा प्रामाणिक रूप से समाज में कब से प्रारंभ हुई, कहाँ से आई, इसका कहना कोई सरल नहीं है, कठिन है। इसलिए प्रथम कहानी किसे माना जाए, यह भी बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हम पहली कहानी का होने का श्रेय, पहले कहानीकार होने का श्रेय किसे दें, इसका हमें कोई प्रामाणिक सूत्र नहीं मिलता। हिंदी गद्य साहित्य के आरंभ में कहानी की एक विधा के रूप में, यानी कहानी एक डिसिप्लिन के रूप में, एक विधा के रूप में कहाँ से शुरू हुई, इसकी पहचान हमें आधुनिक युग में देखने को मिलती है। जिस आधुनिक युग की चर्चा हमने 1857 के बाद से सामान्यतः भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, फिर उसके बाद छायावाद युग आदि कविता के संदर्भ में बात की, और गद्य के संदर्भ में हम कर चुके हैं भारतेंदु, द्विवेदी, और उसके बाद प्रेमचंद युग या प्रसाद युग, नाटक में प्रसाद युग और उपन्यास में प्रेमचंद युग आदि। इस सिलसिले में हम देखें तो कहानी ने अपनी पहचान अगर पहली बार बनाई
तो वो आधुनिक हिंदी साहित्य में, जिसे हम खड़ी बोली या गद्य का काल भी कहते हैं, उसमें बनाई। यूँ कथात्मकता के बीज हमें आदिकाल में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलते हैं, लेकिन उसे वस्तुतः कहानी कहना ये शायद संभव नहीं है। आधुनिक काल में हिंदी कहानी का स्वरूप, अगर उसका कोई स्रोत हम देखें कि ये हिंदी में कहानी आई कैसे, इसकी प्रेरणा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि यह अंग्रेजी इसका स्रोत है और बंगला भाषा में कथा कहने, कहानी कहने की, औपन्यासिक रचनाओं के सृजन की एक लंबी परंपरा रही है। तो अंग्रेजी और बंगला ने हिंदी की कहानी को एक प्रेरणा दी, एक दिशा दी, और वहीं से वहाँ पर उसका प्रभाव यहाँ दिखाई देता है। हिंदी के आधुनिक काल के प्रारंभिक युग अर्थात भारतेंदु युग में हिंदी कहानी का कोई रूप स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट नहीं था और बहुत पुख्ता परंपरा कहानी लेखन की, कहानीकारों की भारतेंदु युग में हमें नहीं मिलती। हिंदी कहानी का वास्तविक आरंभ अगर हम माने तो वह लगभग सन 1900 ईस्वी के आसपास है, और यह समय हिंदी में गद्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का युग माना जाता है। सरस्वती पत्रिका, जिसका संपादन द्विवेदी जी ने किया, बाबू श्याम सुंदर दास ने उसकी शुरुआत की थी, और इस सरस्वती पत्रिका ने वास्तव में हिंदी कहानी को अगर हम कहें कि जन्म दिया तो शायद यह अत्युक्ति नहीं होगी, गलत भी नहीं होगा। एक स्वतंत्र विधा के रूप में, लोकप्रिय विधा के रूप में, पाठकीय समाज में, हिंदी जगत में अगर कहानी को प्रतिष्ठा दिलवाई तो वह सरस्वती पत्रिका ने ही दिलवाई। सरस्वती पत्रिका ने आह्वान किया, संपादक द्विवेदी जी ने कहानी लिखने के लिए विषय दिए, प्रेरणा दी, और कहानियाँ जो लिखी गईं उनमें यथासंभव संशोधन संवर्धन भी किया। समय सापेक्ष, समाज सापेक्ष कहानी लेखन की प्रेरणा उन्होंने लेखकीय समाज तक दी और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। इससे पहले हिंदी कहानी के रूप में कुछ कहानी संग्रह हमें दिखाई देते हैं। उन्हें कहानी संग्रह के रूप में देखते हुए भी हम वस्तुतः सैद्धांतिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से कहानी माने कि न माने, ये विवादास्पद हो सकता है। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित संग्रह मनोहर कहानी नाम से सन 1880 ईस्वी में लिखा गया और वह हमें प्राप्त भी होता है। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, जो प्रसिद्ध लेखक और रचनाकार के रूप में, गद्यकार के रूप में हैं, उन्होंने वामा मनोरंजन नाम से 1886 में एक कहानी संग्रह प्रस्तुत किया। चंडीदास सिंह ने हास्य रतन नाम से 1886 में ही एक अन्य कहानी संग्रह प्रस्तुत किया, जिसका स्वागत हुआ। और अंबिका दत्त व्यास ने कथा कुसुम कलिका नाम से 1888 में एक संग्रह कहानियों का प्रस्तुत किया। इस तरह हम देखते हैं कि प्रारंभ में जो कहानी संग्रह हमारे पास आए उसमें लोक अभिरुचि, मनोरंजन या रोमांच, इनको तो महत्ता या वरीयता दी गई थी और उन कहानी संग्रहों को पाठक समाज ने स्वीकार भी किया, पढ़ा भी। लेकिन जब हम साहित्यिक दृष्टि से मूल्यांकन करें तो संभवतः ये कठिनाई होगी कि इसे हम प्राथमिक कहानी संग्रहों में या कहानी के प्रारंभ के रूप में स्वीकार करें या न करें। ये सभी कहानी संग्रह इतिहास और पुराणों की शिक्षा को लेकर, उपदेश को लेकर, नीति को लेकर और लोक प्रचलित घटनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे थे। यानी इन कहानियों में, इन कहानी संग्रहों में नैतिकता का उपदेश ज्यादा था, अधिक था, दिशा निर्देश ज्यादा था, जिसको हम कोरी उपदेशात्मकता कहते हैं, कहीं कहीं उसका भी समावेश हमें देखने को मिलता है। इनमें हास्य प्रधान घटनाओं को कथात्मक रूप में पिरोए जाने का रचनात्मक प्रयास भी मिलता है। बहुत हास्य की दृष्टि से, व्यंग्य की दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से ऐसे प्रयास हुए। कहानी के नाम पर स्वप्न कथाओं को बहुत प्रश्रय मिला, बड़ा प्रोत्साहन मिला, और स्वप्निल कथाओं, क्योंकि उस तरह उस समय का जो साहित्यिक जो दृष्टि थी और सोच थी वो इसी तरह की थी। तो जो लिखवाए जा रहे थे, लिखे जा रहे थे, कहानी संग्रह या कहानियाँ संपादित की जा रही थी, उनमें स्वप्निल कथाओं का बाहुल्य था। वास्तव में ये एक प्रकार के, अगर कथात्मक निबंध कहें तो ज़्यादा उचित होगा। इनको वस्तुतः तात्विक दृष्टि से कहानी कहना ये थोड़ा कठिन काम लगता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई
ऐसी अनेक स्वप्निल कथाएं हमें मिलती हैं जो न तो पूर्णतः कहानी है न पूर्णतः निबंध है। उन दोनों के बीच का कुछ उसमें हम देख सकते हैं, या निबंध और कहानी का मिश्रण हम उनमें महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। उस समय हिंदी कहानी विधिवत लेखन की परंपरा प्रारंभ नहीं हुई थी, क्योंकि हिंदी कहानी की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, या कहानी, हम किसी भी भाषा की कहानी की बात करें, उसका कुछ तात्विक दृष्टि से अगर हम समीक्षा करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो उसके कुछ तत्व निकल कर हमारे सामने आते हैं, कुछ विशेषताएं निकल कर आती हैं। उस तरह का वैशिष्ट्य इन कहानियों में विद्यमान नहीं था। इसलिए इस युग का कथा प्रेमी पाठक या तो लघु उपन्यासिकाओं को पढ़कर मनोरंजन करता था, समय व्यतीत करता था, या मध्य युग की जो प्रेम गाथाएं थीं, जिनको हमने सूफी काव्य में भी देखा और अन्य रचनाओं में भी देखा, उन प्रेम गाथाओं को भी पढ़कर उनकी पठनीयता से जुड़कर वो आनंदित होता था। यूँ बैताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी जैसी बड़ी प्रसिद्ध कहानियाँ या कथा श्रृंखलाएं हमें मिलती हैं, रचनाओं, स्वतंत्र रचनाओं के रूप में बड़ी लोकप्रिय भी हुई। वह भी इस दिशा में बहुत अपनी रचनात्मक भूमिका निभा रही थी। तो ऐसी कथात्मक रचनाओं को पढ़कर हिंदी जगत, क्योंकि ये हिंदी में भी प्रस्तुत हुई थी, इनके अनुवाद भी हुए थे, तो ये बहुत ही आनंद का कारण बन रही थी। इस युग में रसात्मक लोक कथाओं, रोमांचक स्वप्न कथाओं से पाठक को संतुष्ट होना पड़ रहा था, क्योंकि साहित्यिक अभिरुचि की कहानियों के लेखन की श्रृंखला अभी शुरू ही नहीं हो पाई थी। इसलिए तात्विक दृष्टि से जिस कहानी की बात आज हम करते हैं, उसका उस युग में पूर्णतः अभाव दिखाई देता है। तो कह सकते हैं कि भारतेंदु युग की, जैसे हमने कविता की बात की तो बड़ी समृद्ध परंपरा है, हमने नाटकीयता की, नाटक की और एकांकी की बात की तो वह भी बड़ी समृद्ध परंपरा है, औपन्यासिक रचनाओं की बात की तो वह भी समृद्ध है, लेकिन कहानी भारतेंदु युग में बहुत कमज़ोर थी, या कहना चाहिए उसका एक प्रकार से अभाव था उस युग में। उस प्रारंभिक दौर की कहानियों के विषय में, उनके रूप स्वरूप के विषय में या कथ्य आदि के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े समालोचक हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा और एक प्रामाणिक इतिहास के रूप में वो हमारे सामने है, उसकी हम स्वीकृति देखते भी हैं। उन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी के स्वरूप के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति कही। उस उक्ति से हमें उस समय की कहानियों के विषय में, उनके स्वरूप के विषय में, उनकी बुनावट के विषय में कुछ जानकारियां मिलती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसी छोटी छोटी आख्यायिकाएं या कहानियां निकला करती हैं, वैसी कहानियों की रचना गल्प के नाम से बंग भाषा में चल पड़ी थी। अंग्रेजी का प्रभाव बंगला भाषा पर दिखाई दिया और गल्प के नाम से बंगला भाषा में, यानी वहाँ का जो लेखक समाज है वो गल्प के नाम से इस प्रकार की छोटी छोटी आख्यायिकाएं लिख रहे थे। ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक और भाव व्यंजक खंड चित्रों के रूप में प्रस्तुत की गई, चित्रित की गई। द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली सरस्वती पत्रिका इस प्रकार की छोटी कहानियों के दर्शन करा रही थी। शुक्ल जी ने भी इसी बात को रेखांकित किया कि सरस्वती पत्रिका उस समय हिंदी में कहानी के आगमन का मार्ग प्रशस्त कर रही थी, उसके लिए द्वार खोल रही थी, एक प्रकार से आह्वान कर रही थी। तो सरस्वती पत्रिका का हिंदी कहानी के उद्भव में बहुत ही ऐतिहासिक योगदान है, अगर यह कहें तो गलत नहीं होगा। एक प्रकार से आधारशिला सरस्वती पत्रिका ने ही प्रारंभ की, बनाई। स्पष्ट है कि सन 1900 से पहले हिंदी कहानी का वह कलात्मक और वह सैद्धांतिक रूप हमें प्राप्त नहीं हो पाया। यह प्रश्न भी हिंदी कहानी जगत का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। हम किसे फिर पहली कहानी माने? अगर ये भारतेंदु युग की जो गल्प और छोटी छोटी आख्यायिकाएं थी ये कहानी नहीं है तो किसे माने? वैसे तो हिंदी गद्य में कहानी के नाम पर सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाली रचना रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी इसको माना जाता है, जो सन 1833 में लिखी गई थी।
लेकिन इसी क्रम में फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की लिखी हुई कहानी अद्भुत अपूर्व स्वप्न भी हमें प्राप्त होती है, जो एक प्रकार से कहानी लेखन की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाती भी है। किंतु आधुनिक पद्धति की कहानियों में इन्हें भी शामिल नहीं किया जाता। समालोचकों ने, जो कहानी और कथा साहित्य के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने, इतिहासकारों ने इन्हें पहली कहानी मानने पर विवाद खड़ा किया। सरस्वती पत्रिका में ही कहानियों के प्रकाशन का एक विधिवत सिलसिला शुरू हुआ, और उस विधिवत सिलसिले में हम अगर दृष्टि डालें उस पर कि क्रमशः वो कहानियाँ किस तरह से प्रारंभ हुई थी, तो उसमें सबसे पहले हमारी दृष्टि जाती है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी हुई कहानी इंदुमती पर, जो सन 1900 में उस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये पत्रिका का भी उन दिनों प्रारंभिक दौर था, और सरस्वती बहुत लंबे समय तक प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिकाओं की श्रृंखला में बहुत ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण है। समाज सुधार का काम भी उस पत्रिका ने किया, और लेखक तैयार करने का, क्योंकि संपादक उसके माध्यम से लेखकों को लेखन पद्धति का, लेखन तकनीक का, लेखन शैली का ज्ञान दे रहे थे, उसकी शिक्षा भी दे रहे थे। माधव प्रसाद मिश्र ने मन की चंचलता नाम से एक कहानी लिखी, जो सरस्वती में 1901 में प्रकाशित हुई। किशोरीलाल गोस्वामी ने गुलबहार नाम से एक कहानी लिखी, जो 1902 में प्रकाशित हुई। मास्टर भगवान दास ने प्लेग की चुड़ैल नाम से एक कहानी लिखी, 1902 में यह भी प्रकाशित हुई। उन दिनों प्लेग का बड़ा प्रकोप था, और उसको लेकर के कहानी लिखी गई। रामचंद्र शुक्ल खुद भी, स्वयं भी एक अच्छे कहानीकार रहे हैं। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, उन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, उन्होंने इतिहास भी लिखा है, उन्होंने बड़े अद्भुत निबंध भी लिखे हैं। तो एक विविध प्रतिभा से, वैविध्यमयी प्रतिभा से, बहुआयामी व्यक्तित्व से संपन्न उनका स्वरूप चरित्र हमारे सामने रहा है, लेखकीय व्यक्तित्व रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय नाम से एक कहानी लिखी 1903 में, और गिरिजा दत्त वाजपेयी ने एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी लिखी पंडित और पंडितानी, यह भी सन 1903 में लिखी गई, और ये कहानियां भी सरस्वती पत्रिका में विधिवत प्रकाशित हुई। बंग महिला नाम से एक लेखक हैं, उन्होंने दुलाई वाला नाम से 1907 में एक कहानी लिखी। दुलाई वाला को भी कुछ लोग हिंदी की पहली कहानी कहना चाहते हैं, कहते हैं, उस पर भी चर्चा होती है। इस तरह ये कुछ 7-8 नाम हैं जो सरस्वती पत्रिका में कहानी लेखन से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने ये कहानियाँ लिखी। तो 1900 से क्रमशः 1907 तक एक एक साल के अंतर पर, या एक ही वर्ष में 2 कहीं 3 कहानियाँ इस तरह से लिखी जाती रहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर कृष्णलाल, ये तीनों जो समालोचक हैं, विद्वान हैं, इन्होंने इंदुमती, जो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित 1900 में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका में, इस इंदुमती कहानी को हिंदी आधुनिक गद्य की या खड़ी बोली की प्रथम कहानी कहना समुचित समझा। वो कहते हैं कि पहली कहानी इंदुमती ही है, और इसी को मानना चाहिए। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय, जो 1903 में प्रकाशित हुई थी, उन्होंने कहा कि हिंदी की पहली कहानी यही मानी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें कहानी की दृष्टि से जो विशेषताएं होनी चाहिए, जो तात्विक समावेश होना चाहिए, वह है। उनका मानना है कि इंदुमती पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट, जो अंग्रेजी में लिखी हुई रचना है, उसकी छाया तो दिखाई देती है। यानी इसका मतलब है कि रामचंद्र शुक्ल पर अंग्रेजी की रचना धर्मिता का प्रभाव था। शुक्ल जी ने बहुत अच्छे अनुवाद भी किए हैं अंग्रेजी से हिंदी में, अतः उसे प्रथम कहानी मानना इस दृष्टि से उचित है कि नहीं, यह विचारणीय है, लेकिन कथा तत्व की दृष्टि से वह कहानी मानी जा सकती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बंग महिला द्वारा लिखित कहानी दुलाई वाला, इसको ही हिंदी की पहली कहानी घोषित किया। शुक्ल जी के अपने तर्क थे, लक्ष्मी नारायण लाल के अपने तर्क थे, और इसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रथम कहानी माने जाने और न माने जाने के विषय में अपने तर्क थे। तो द्विवेदी जी का मानना था कि यही दुलाई वाला ही कहानी की दृष्टि से पहली श्रेष्ठ कहानी है, इसलिए इसी को माना जाना चाहिए।
पिछले कुछ समय पहले हिंदी की एक बड़ी चर्चित और प्रसिद्ध पत्रिका सारिका रही है। उस सारिका पत्रिका में एक विशेषांक में इस हिंदी की पहली कहानी को लेकर एक चर्चा परिचर्चा चली है, लंबी डिबेट हुई है। उसमें सन 1901 में प्रकाशित माधवराव सप्रे, एक चर्चित रचनाकार गद्यकार हैं, उनकी एक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी को सारिका पत्रिका एक विशेषांक के रूप में प्रथम कहानी का निर्धारण करते हुए इस कहानी को पहली कहानी घोषित करती है। अब हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा विवाद बन गया कि हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर विद्वानों में, समालोचकों में, इतिहासकारों में और कहानी साहित्य के विशेषज्ञों में कोई एक मत नहीं बन पाया। सबने अपनी अपनी दृष्टि से मतभेद के आधार पर कहानी घोषित करने का सिलसिला जारी रखा। यदि ऐतिहासिक कहानी के शुभारंभ पर विचार करें तो 1909 में लिखी गई वृंदावन लाल वर्मा, जो हिंदी कथा साहित्य के बहुत ही ऐतिहासिक रचनाकार माने जाते हैं, जिनके ऐतिहासिक उपन्यासों ने भी अपनी एक अलग पहचान और जगह बनाई है, उनकी एक कहानी राखी बंद भाई, यह कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और हिंदी की जो ऐतिहासिक कहानी रचना है, कथा रचना है, उसकी प्रथम कहानी के रूप में इसने अपनी पहचान बनाई। इसी तरह चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो अपनी एक ही कहानी से बहुत लोकप्रिय हुए, लोक प्रसिद्ध हुए, जग प्रसिद्ध हो गए, सुखमय जीवन नाम से उन्होंने सन 1911 में एक कहानी लिखी, जो उस समय की एक अन्य प्रसिद्ध हिंदी की साहित्यिक पत्रिका थी भारत मित्र। उस भारत मित्र में 1911 में यह कहानी सुखमय जीवन प्रकाशित हुई। इस कहानी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की, लोगों का, पाठकों का, हिंदी जगत के विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। इसी तरह कुछ अन्य कहानियां भी 1905 से 1915 के बीच में उस समय की साहित्यिक अनेक पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि हिंदी कहानी की यह जो शुरुआत है वह भारतेंदु युग के प्रारंभ में हुई, लेकिन वो कहानी प्रतीत नहीं हुई। और उसके बाद सरस्वती पत्रिका ने जब ये सिलसिला शुरू किया तो एक के बाद एक कहानीकार इससे जुड़ते चले गए, एक से एक अच्छी कहानियां हमारे सामने आती चली गईं और ये विवाद उस रूप में बना रहा। लेकिन निर्भर करता है कि हम किन तर्कों के आधार पर इसे स्वीकार करें और पहली कहानी मान लें। हिंदी कहानी की विकास यात्रा का वर्गीकरण हिंदी उपन्यास की तरह, हिंदी उपन्यास का वर्गीकरण हमने जब किया था तो स्मरण होगा कि प्रेमचंद को केंद्र में रखकर किया था, क्योंकि कथा सम्राट प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, ऐसा विद्वानों ने, आलोचकों ने कहा था। तो उपन्यास की दुनिया में प्रेमचंद को केंद्र में रखकर हमने प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, इस तरह से वर्गीकरण किया था। उसी तरह कहानी के केंद्र में भी प्रेमचंद रहे हैं। और या दूसरा एक बहुत जिसको हम कह सकते हैं आधिकारिक व्यक्तित्व, वो जयशंकर प्रसाद का रहा है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सुंदर और बड़ी प्रेरक कहानियाँ, एक अलग तरह की कहानियाँ लिखी हैं। लेकिन प्रसाद जितने अच्छे नाटककार और जितने अच्छे कवि हैं और जितने वृहत स्तर पर उन्होंने नाटकों का और कविताओं का सृजन किया है, काव्य रचनाओं का सृजन किया है, उस दृष्टि से मात्रा की अगर हम तुलना करें तो कहानियाँ शायद उतनी नहीं है। इसलिए हम कहानी के वर्गीकरण के केंद्र में प्रेमचंद को रखकर देखते हैं और प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, जिसका समय हम सन 1900 से 1916-17 के आसपास तक का मानते हैं। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, दूसरा वर्ग, दूसरा क्रम सिलसिला देखें, सन 1916-17 से 1936 तक जो प्रेमचंद के कार्यकाल का समय भी रहा है। और प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, प्रेमचंद के बाद की हिंदी कहानी, यह 1936 से 1950, 55, 60 तक हम मान सकते हैं। इस तरह से मोटे तौर पर ये तीन वर्ग सामान्यतः किए जाते रहे। हालांकि ये तीन वर्ग ही पूरे माने इस वर्गीकरण को समाहित नहीं कर पाते। इसके बाद भी फिर आगे समय के बाद 55-60 के बाद की जो कहानियाँ लिखी गई उनको कहाँ शामिल करें, तो नए नए कहानी के आंदोलन हमारे सामने आते रहे। विद्वानों ने, इतिहासविदों ने इसको अलग अलग तरह से वर्गीकृत करने का भी प्रयास किया। कुछ विद्वानों ने हिंदी कहानी के इतिहास या उद्भव और विकास को
उसकी पद्धति के आधार पर भी वर्गीकृत किया, कथा वस्तु के आधार पर भी वर्गीकृत किया, उसकी रचना तकनीक के आधार पर भी वर्गीकृत किया। इस तरह के वर्गीकरण भी हमें मिलते हैं। जैसे स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी, स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कहानी, ये एक वर्ग बनाया गया, क्योंकि आज़ादी से पहले की कहानी का जो तेवर था, जो स्वर था, जो कथानक था, जो पात्र योजना थी या जो उद्देश्य था, वो कुछ भिन्न था। और आज़ादी के बाद जब परिदृश्य बदला, जब समाज बदला, जब अपेक्षाएं बदल गईं, सांस्कृतिक माहौल बदल गया, तो कहानी का और कहानीकार का दृष्टिकोण भी बदल गया। इसलिए स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी, साठोत्तरी हिंदी कहानी, साठोत्तरी माने 60 के बाद की, सन 60 के बाद की जो कहानी है, वहां तक आकर 47 से 60 के बीच समाज बदल गया था। तो 60 के बाद की कहानी और कहानीकार जो समय सापेक्ष, युग सापेक्ष, जो संदर्भ सापेक्ष परिवर्तन कहानी में हो रहा था, उस आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया। फिर छठे दशक की कहानी, 7वें दशक की कहानी, 8वें दशक की कहानी, 9वें दशक की कहानी, इस तरह से भी हिंदी कहानी को अलग अलग वर्गों में बांटकर देखा गया। हालांकि यह देखने का जो कारण है वह अध्ययन की सुविधा है काफी हद तक, लेकिन एक दशक में समाज और पात्र, समाज के नागरिक, उनकी सोच, उनकी जीवन शैली बदल जाती है। और वो कहानियों में कैसे आती है, क्योंकि हम ये बात बार बार दोहराते रहे हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो जब समाज बदल रहा है तो साहित्य भी बदलता है। निश्चित रूप से ये परिवर्तन कहानी में भी देखने को मिलता है। कहानी के विभिन्न आंदोलनों के आधार पर समय समय पर कहानी के आंदोलन भी हुए, उस पर भी कहानी का विकास वर्गीकृत हुआ, उसको बांटा गया। उसमें नई कहानी, अकहानी, विचार कहानी, समकालीन कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी, सक्रिय कहानी, इसी तरह मनोवैज्ञानिक कहानी, ऐतिहासिक कहानी, सामाजिक कहानी, समाजवादी कहानी, ये भेद भी किए गए। तो जो कथा साहित्य या कहानी साहित्य के विशेषज्ञ विद्वान हैं, उन्होंने इस पूरे ऐतिहासिक सिलसिले को, क्रम को, विकासात्मक उसकी पूरी श्रृंखला को ध्यान में रखकर अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया, ताकि अध्ययन की सुविधा भी हो और कहानी को पूरी तरह, उसके विकास को पूरी तरह समझने में हमें कोई कठिनाई भी ना हो। आगे चलकर हिंदी कहानी को अन्य कई वर्गों में उसकी विषय वस्तु के आधार पर भी बांटा गया। जैसे ग्रामीण कहानी, जिन कहानियों में गांव का परिवेश, गांव की समस्याएं, कृषक समाज की चुनौतियां हैं, उनको ग्रामीण कहानी के वर्ग में रखा गया। नगर कहानी, नगरों की समस्या, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं, महानगरीय जीवन की विद्रूपताएं जो हैं, महानगरीय जीवन शैली के दुष्प्रभाव जो हैं, उनको लेकर भी कुछ कहानियों में अभिव्यक्ति की गई। कस्बाई कहानी, छोटे छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों को, उनकी जीवन शैली को, उनकी सामाजिक चुनौतियों और समस्याओं को इन कहानियों में उठाया गया। आंचलिक कहानी, किसी अंचल विशेष की वस्तु लेकर, विषय लेकर कहानियां लिखी गई। वैज्ञानिक कहानी, विज्ञान को आधार बनाकर कहानी लेखन का सिलसिला भी हिंदी में खूब चला। बाल कहानी, बच्चों के बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर, उनकी गतिविधियों को, उनकी चेष्टाओं को ध्यान में रखकर कहानियां लिखी गईं। उनकी अभिरुचियों के आधार पर विषय वस्तु का चयन किया गया। देश और विदेश से कुछ ऐसी रोचक प्रसंगों को, घटनाक्रमों को शामिल किया गया। लघु कहानी, छोटी छोटी कहानियां भी लिखी गईं। लघु कहानियां बड़ी लोकप्रिय हुई और उसका सिलसिला आज भी जारी है। पत्र पत्रिकाओं में हम छोटी छोटी कहानियां अब भी पढ़ते हैं। बड़ी रोमांचक होती हैं, बड़ी प्रेरक भी होती हैं, झकझोरने वाली भी होती हैं, समय सापेक्ष समस्याओं पर एक दृष्टि डालने और डलवाने का प्रयास करने वाली भी प्रतीत होती हैं। लंबी कहानी लेखन का भी एक दौर आया, जिसमें बहुत लंबी लंबी कहानी, जैसे लंबी कविता का एक दौर आया था, तो उससे प्रभावित होकर कुछ लंबी कहानियां भी लिखी गईं। यदि प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी पर हम सबसे पहले विचार करें प्राथमिक दृष्टि से, तो स्पष्ट होता है कि भारतेंदु युग तो कहानी लेखन से, उस तरह से विधिवत लेखन से वंचित रहा। द्विवेदी युग अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के युग में हिंदी कहानी ने अपनी एक पुख्ता, एक मजबूत, एक सशक्त जमीन तैयार कर ली थी। द्विवेदी युग में कहानी को सरस्वती पत्रिका ने प्रोत्साहित किया था, जिसकी चर्चा अभी हमने की। हिंदी की इस दौर की प्रारंभिक कहानियां जो
प्रभावित करती हैं पाठकों को, हिंदी जगत को। उनका स्रोत, उनको प्रभावित करने वाला जो स्रोत है, यानी ऐसी कहानियां जो हिंदी जगत में पढ़ी गई, जिनका स्वागत हुआ, उन कहानियों पर या कहानीकारों पर जिन्होंने प्रभाव डाला, उनमें या तो शेक्सपियर के नाटक थे, शेक्सपियर की रचनाधर्मिता थी, संस्कृत के बहुत सारे नाटक थे, संस्कृत की रचनाधर्मिता थी, बंगला कहानियाँ और बंगला में जो गद्य साहित्य लिखा जा रहा था उसका प्रभाव था, समकालीन लोक कथाओं का प्रभाव भी था। जो भारतीय अलग अलग भाषाओं में समकालीन जो छोटे छोटे समाज हैं उनमें जो कहानियाँ और कथाएं, चाहे वो प्रेम कथाएं थीं, चाहे वो रोमांचक कथाएं थीं, चाहे वो रहस्य की कथाएं थीं, वो उनका भी प्रभाव दिख रहा था। जीवन की रोचक वास्तविक घटनाओं का प्रभाव भी इन कहानियों पर पड़ रहा था। इस युग के प्रमुख कहानीकारों में जब हम द्विवेदी युग के मुख्य कहानीकारों पर नजर डालें तो किशोरी लाल गोस्वामी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, माधव प्रसाद मिश्र का नाम बहुत उल्लेखनीय है, बंग महिला के नाम से कहानियाँ लिखने वाले रामचंद्र शुक्ल का नाम, उन्होंने भी बहुत कहानियाँ लिखी, जयशंकर प्रसाद का नाम, वृंदावन लाल वर्मा का नाम, ये प्रेमचंद के अतिरिक्त ये सारे वो कहानीकार हैं। प्रेमचंद ने भी इस युग में कहानियाँ कुछ लिखी हैं अंतिम दौर में जाकर। ये सब वो कहानीकार हैं जो हिंदी कहानी को मजबूत बना रहे थे, समृद्ध बना रहे थे और हिंदी कहानी का पाठक तैयार कर रहे थे, उसकी पठनीयता की एक आधार भूमि तैयार कर रहे थे। सन 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी, जिसकी चर्चा हमने की, जब प्रकाशित हुई तो उस कहानी ने अन्य कहानीकारों को कहानी लिखने के लिए बाध्य किया। इस युग में बहुत सारे लेखक, रचनाकार ऐसे हैं जो नाटक भी लिख रहे थे, उपन्यास भी लिख रहे थे, कहानी भी लिख रहे थे, कविता भी लिख रहे थे, निबंध भी लिख रहे थे। तो जब कहानी इंदुमती कहानी प्रकाशित हुई तो उसने अन्य रचनाओं या अन्य अनुशासनों में लेखन करने वाले रचनाधर्मियों को, रचनाकारों को कहानी की ओर उन्मुख किया, आकर्षित किया और वो कहानी में भी लेखन में उतरे। 1900 में माधव प्रसाद मिश्र की कहानी मन की चंचलता बड़ी लोकप्रिय हुई और उस समय एक बहुत अच्छी पत्रिका सुदर्शन नाम से हिंदी में प्रकाशित होती थी। उस पत्रिका में जब ये कहानी छपी तो इस कहानी ने अपनी एक अलग पहचान, इस रचनाकार की एक अलग पहचान बन गई। 1902 में भगवान दीन बीए, जो बीए लिखते थे, उनकी एक कहानी प्लेग की चुड़ैल जो सरस्वती में छपी थी, उसने इस प्रकार की समकालीन समस्याओं पर कहानी लेखन का एक मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसका मतलब हुआ कि कहानी जो है वो केवल रोचक और रोमांचक हो ऐसा ही ज़रूरी नहीं है, वो समस्या मूलक भी हो सकती है। वो सामाजिक चुनौतियों को अपने कथा वस्तु के साथ जोड़कर बहुत ही प्रभावी रूप में प्रस्तुत भी कर सकती है। इस तरह की कहानियों ने समकालीन समाज की अनेक चुनौतियों का वास्तविक चित्रण करने का सिलसिला भी प्रारंभ किया। यानी जो वस्तुतः यथार्थ समस्याएं थीं उनको कहानी में उतारने की कोशिश की। आचार्य शुक्ल की 11 वर्ष का समय सरस्वती में जब प्रकाशित हुई तो शुक्ल जी ने एक कहानीकार के रूप में जब अपनी पहचान बनाई तो उनसे भी बहुत सारे लेखकों ने प्रेरणा ग्रहण की और कहानी में उतर आए। 1907 में दुलाई वाला ने तो फिर कहानी का राजमार्ग प्रशस्त कर दिया, एक बड़ा रास्ता खुल गया और फिर यहाँ वहाँ बहुत सारे रचनाकारों ने, कथाकारों ने, कहानीकारों ने इसमें रचनात्मक योगदान किया। सरस्वती पत्रिका में ही इस प्रकार की बहुत सारी कहानियाँ प्रकाशित होती रहीं और ये सिलसिला निरंतर चलता रहा। समस्त रचनाकारों ने हिंदी कहानी को एक अलग प्रतिष्ठा दिलवा दी। परिणाम यह हुआ कि कहानी विधा स्वतंत्र रूप से स्थापित हो गई, जो इससे पहले नहीं थी। इससे पहले नाटक था, उपन्यास था, एकांकी थी, कविता थी, लेकिन कहानी विधा उस तरह से एक विधा के रूप में स्थापित नहीं हो पाई थी, वह स्थापित हो गई। सन 1909 में इंदु पत्रिका, इंदु बड़ी चर्चित पत्रिका है, और उस पत्रिका में बहुत सारी कहानियाँ प्रकाश में आई। 1909 में वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई जब आई तो ऐतिहासिक कहानियाँ लिखने वाले भी उनका अनुकरण करते हुए इस प्रकार के कहानी लेखन में जुट गए। तो मार्ग प्रशस्त हुआ, प्रवर्तन किया वृंदावन लाल वर्मा जी ने, तो इस प्रकार की ऐतिहासिक कहानियाँ भी लिखी गई।
जो एक आध आंचलिक कहानी आई तो अंचल को ध्यान में रखकर कहानियां लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। एक प्रकार से ये मार्ग प्रशस्त करने की परंपरा भी कहानी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। इंदु पत्रिका ने 1909 में हिंदी के एक बहुत बड़े आधुनिक हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महान साहित्यकार, एक बड़े साहित्यकार जयशंकर प्रसाद को हमारे सामने भावात्मक कहानियों के साथ प्रस्तुत किया। प्रेमचंद जीवन की समस्याओं को लेकर लिख रहे थे, समाज की समस्याओं को लेकर लिख रहे थे, और प्रसाद व्यक्ति की समस्याओं को लेकर, व्यक्ति की भावनात्मक पृष्ठभूमि को लेकर कहानी लेकर अवतरित हो रहे थे। ये सभी कहानियां जो प्रसाद जी ने इंदु में एक एक करके एक के बाद एक लिखी, और इंदु पत्रिका उस समय की बड़ी चर्चित पत्रिका हुई, साहित्यिक पत्रिकाओं में उसकी महत्वपूर्ण जगह, उसका स्थान है। उस इंदु पत्रिका में श्रृंखलाबद्ध लिखी गई अनेक कहानियां प्रसाद जी की बाद में छाया नाम से एक कहानी संग्रह तैयार हुआ, जिसमें वो सारी कहानियां संकलित हुई, और 1912 में स्वतंत्र संग्रह के रूप में, कहानी संकलन के रूप में वो रचना प्रकाश में आ गई। तो कहानियों के संग्रह भी अब प्रकाश में आने शुरू हो गए, ये एक अच्छी शुरुआत हुई। 1913 में राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना, जो सरस्वती पत्रिका और इंदु पत्रिका इनमें प्रकाशित हुई। इसी दौरान कथा सम्राट प्रेमचंद का अवतरण भी कहानी की दुनिया में हो गया, और उन्होंने जमाना नाम से एक पत्र है जो उस समय का चर्चित पत्र है, उसमें कहानियां लिखनी और प्रकाशित करनी प्रारंभ की। लेकिन प्रेमचंद प्रारंभ में उर्दू में लिखते थे, ये हम सब जानते हैं। हमने उपन्यास के संदर्भ में भी इस पर विचार किया था कि उन्होंने कैसे उर्दू में लिखना शुरू किया था, और उर्दू में उसकी उस तरह लोकप्रियता और स्वीकृति नहीं बन पा रही थी उस बृहत स्तर पर, तो फिर वो हिंदी में अपने को अंतरित करते हैं, वहाँ से इधर आते हैं, और बाद में वो अपने बहुत चर्चित महत्वपूर्ण उपन्यासों को उर्दू जगत के लिए भी अनुवाद करते हैं। तो क्योंकि प्रेमचंद के पास आधिकारिक भाषा ज्ञान था, उर्दू भी बहुत अच्छी जानते थे और उर्दू के स्थापित लेखक थे, तो वही कहानी के संदर्भ में भी हुआ। शुरू में जमाना नाम से जो पत्र निकलता था उसमें कुछ कहानियां उन्होंने लिखी, प्रकाशित हुई, स्वीकार भी हुई, लेकिन उन्हें लगा कि उर्दू की पठनीयता पूरे देश में उस तरह से उतने बृहत स्तर पर नहीं है, तो उनको हिंदी की ओर जाना बेहतर लगा। इसलिए उन्होंने उर्दू में लिखी हुई कहानियों को धीरे धीरे हिंदी में अनुवाद करना और प्रकाशित करना प्रारंभ किया। दूसरा, उन्हें यह भी लगा कि क्योंकि कहानी के माध्यम से, लेखन के माध्यम से जीवन यापन होता था, तो धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति उन्हें हिंदी के बड़े पाठकीय समाज में ही हो सकती है। इसलिए वो इस तरफ अपने को ले आए और हिंदी कहानी की ओर उन्मुख हो गए। सरस्वती पत्रिका में प्रेमचंद की अनेक कहानियां प्रकाशित हुई, जैसे सौत 1915 में प्रकाश में आई। सौत कहानी बड़ी चर्चित कहानी है। पंच परमेश्वर 1916 में छपी। पंच परमेश्वर कहानी को तो हम बार बार समय समय पर पढ़ते और पढ़ाते चले आए हैं। सज्जनता का दंड 1916 में, ईश्वरीय न्याय 1917 में, और दुर्गा का मंदिर 1917 में। इस तरह ये एक के बाद एक कहानियां प्रेमचंद की सरस्वती पत्रिका में आती रहीं और अपना स्थान, अपनी लोकप्रियता बनाती चली गईं। सन 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी, जिससे चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुत बड़े साहित्यकार भी बन गए। कहानी भी बहुत अच्छी है, एक नई शुरुआत, एक नया शिल्प, एक नया अंदाज कहानी ने दिया। वह कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी एक माइलस्टोन है, एक मील का पत्थर है। यह कहानी कई तरह से हिंदी कहानी के इतिहास में उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले इस कहानी को भी सरस्वती पत्रिका ने ही प्रकाशित किया। प्रथम महायुद्ध की पृष्ठभूमि पर इसका कथानक केंद्रित था, किंतु एक प्रेम कथा के रूप में, रचना शिल्प की नवीनता और मौलिकता के रूप में इस कहानी को बार बार याद किया जाता है। आलोचकों ने, इतिहासकारों ने इस कहानी के वैशिष्ट्य को न जाने कितनी बार किस तरह से रेखांकित किया है। यह अपने से बहुत आगे की, बहुत दूर की कहानी है।
जो समय में गुलेरी जी ने ये कहानी लिखी उससे बहुत आगे के समय की कहानियाँ, यानी वो कहानियाँ जो उनके कई वर्षों के बाद देखने में आई, उसका बीज हमें इस कहानी में मिल गया। प्रौढ़ता की दृष्टि से ये बहुत प्रशंसनीय, सराहनीय और अद्भुत कहानी मानी जाती है। इस कहानी में वर्णित त्यागपूर्ण प्रेम, प्रेम का आदर्श, भारतीय संस्कृति की उदात्त चेतना, इन सब का बहुत ही सुंदर ढंग से समावेश किया गया और वही सब मिलकर इस कहानी को मील का पत्थर या उल्लेखनीय या पठनीय कहानी बनाते हैं। ये कहानी बांधती है। इस कहानी में पाठक को आकृष्ट करने की अद्भुत कला है, अद्भुत क्षमता है, चाहे वो भाषा का मामला हो, चाहे कथा वस्तु का मामला हो और चाहे उसकी बनावट का संदर्भ हो। सन 1516 में 1915-1916 में सरस्वती पत्रिका में ज्वाला दत्त शर्मा की एक मिलन कहानी प्रकाशित हुई और उसने भी ध्यान आकृष्ट किया पाठकों का। विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी रक्षाबंधन, जो सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से हमारी जो मूल्य परंपरा है उसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती है, उसका भी प्रकाशन हुआ। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी एक बड़ा हिंदी में रचनाकारों में बड़ा नाम है, उनकी झलमला कहानी भी इसी दौरान, इसी बीच में प्रकाशित हुई और ये कहानी लोकप्रियता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बन गई, बहुत चर्चित कहानी रही और इसको हिंदी जगत में कई तरह से विचार विमर्श करते हुए इस पर चिंतन किया गया, मनन किया गया। सन 1918 में काशी से हिंदी गल्प माला, हमने चर्चा की थी कि बंगला में गल्प जैसी चीज़ें कहानी के रूप में जो अंग्रेजी के प्रभाव से प्रकाशित हो रही थी, तो हिंदी गल्प माला शीर्षक से काशी से सन 1918 में एक मासिक पत्र प्रकाशित हुआ, एक मंथली मैगजीन के रूप में या न्यूज़पेपर के रूप में, समाचार पत्र के रूप में हम देख सकते हैं, उसका प्रकाशन हुआ। इसका उद्देश्य ही था कि कहानी लेखन को, उसकी पठनीयता को प्रोत्साहित किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इस हिंदी गल्पमाला ने इस क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया। इसमें महान कवि, नाटककार, कथाकार जयशंकर प्रसाद वो भी जुड़ गए। उनकी बहुत सारी कहानियाँ नियमित रूप से प्रकाशित होने लगी। प्रसाद जी काशी और बनारस से के रहने वाले थे। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, इलाचंद जोशी और इसी प्रकार के अन्य अनेक रचनाकार गल्पमाला से जुड़ गए और इसमें बहुत सारे कहानीकारों की कहानियाँ छपने लगी। 1900 में प्रारंभ हुई हिंदी कहानी इस तरह 1920 तक आते आते पूरी तरह स्थापित हो गई, प्रतिष्ठित हो गई और उसने कहानी के कुछ सिद्धांत प्रतिपादित कर दिए। एक स्वतंत्र विधा के रूप में हिंदी कहानी ने अपनी मजबूत आधारशिला बना ली। अब इसकी कथा वस्तु, इसकी पात्र योजना, इसके उद्देश्य, इसकी संवादात्मकता, इसकी भाषा शैली धीरे धीरे क्रमशः निखरती चली गई। उसमें संशोधन, संवर्धन, संपादन होता रहा और उसमें निखार आता चला गया। हम उसी दौर की प्रारंभिक कहानियों को पढ़ें और उसी दौर की अंतिम कहानियों को पढ़ें, अंतिम दौर की कहानियों को पढ़ें, तो हम देख सकते हैं कि जहाँ कहानी प्रारंभ में चलना सीख रही थी, अब कहानी ने अपने पांवों पर दौड़ना शुरू कर दिया था। हिंदी की कलात्मक कहानियां भी अब लेखन में दिखाई देने लगी थी। एक प्रवर्तन प्रेमचंद कर रहे थे इस धारा का, इस कहानी लेखन की श्रृंखला का। अगर प्रवर्तन हम बात करें तो एक अलग तरह का प्रवर्तन प्रेमचंद भी कर रहे थे और दूसरी धारा का प्रवर्तन जयशंकर प्रसाद कर रहे थे। यानी इस दौर में कहानी के दो आयाम, दो दिशाएं देखने को मोटे तौर पर हमें मिल रही थी। प्रेमचंद जीवन की वास्तविकता और जीवन के यथार्थ को कहानी की कथा वस्तु बना रहे थे, उसमें पिरोकर प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि प्रेमचंद आदर्शोन्मुख साहित्यकार रहे, तो जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करते हुए आदर्शात्मक समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश प्रेमचंद अपनी कहानियों के माध्यम से कर रहे थे। वो दिखा तो रहे थे जीवन का सत्य, लेकिन अंततः समाधान दे रहे थे आदर्श के माध्यम से। जबकि जयशंकर प्रसाद मानवीय द्वंद्व को कहानी का विषय बना रहे थे,
हमारे जो अनेक प्रकार के द्वंद्व हैं, दुविधाएं हैं, उनको कथा वस्तु में पिरोकर प्रस्तुत कर रहे थे। प्रसाद जी अतीत की कल्पना के माध्यम से, प्रसाद जी अतीत की गौरव गाथा के रचनाकार माने जाते हैं। उन्होंने ऐतिहासिकता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नाटक हमें दिए हैं। उनके उपन्यासों में हम देखें तो समाज के बिल्कुल विलक्षण रूप को हम देख सकते हैं। तो अतीत की कल्पना के सहारे उन्होंने कहानी को एक नया आयाम, एक नई दिशा दी और बल्कि कहना चाहिए गति दी। प्रेमचंद जीवन के दुख दर्द को, जय पराजय को, हार जीत को, न्याय और अन्याय को कहानी की वस्तु बना रहे थे। तो दोनों बड़े रचनाकार, दोनों बड़े कथाकार के रूप में हमारे सामने हैं, लेकिन दोनों ने कहानी की वस्तु का आयाम और दिशा ये अपने हिसाब से, अपनी अभिरुचि के हिसाब से, अपनी दृष्टि और दर्शन के हिसाब से निश्चित किया। प्रेमचंद की भाषा उर्दू मिश्रित, बोलचाल की सहज, बोधगम्य, मुहावरेदार, चुस्त दुरुस्त, सजीव, स्वाभाविक भाषा थी। वो जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिख रहे थे। उनको लग रहा था कि उनका पाठक जो बोलचाल की भाषा है, जो सामान्य भाषा है, उसमें सामान्य का मतलब स्तरहीनता नहीं है। जो पाठक है उस पाठक के स्तर को ध्यान में रखकर भाषा का चयन और प्रयोग वो कर रहे थे। जबकि प्रसाद जी मूलतः कवि थे और संस्कृत निष्ठ भाषा के आधिकारिक विद्वान थे। प्रसाद जी की हर प्रकार की विधात्मक रचनाओं को हम देख सकते हैं, चाहे कविता हो, चाहे नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे आलोचना हो, उसका एक स्तर, उसका एक लेवल बिल्कुल अलग तरह का है। तो प्रसाद जी मूलतः कवि थे और उनके कवि मन से निकली हुई जो अलंकृत भाषा है वो कहानियों में दिखाई देती है। संस्कृत निष्ठता, तत्सम प्रधानता उनकी कहानियों में हम देख सकते हैं। प्रसाद जी का जो शब्द चयन है वो अद्भुत है, वो विलक्षण है। इस दौर से आगे के सभी कहानीकार किसी न किसी रूप में इन दोनों रचनाकारों से प्रभावित होते रहे। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रसाद और प्रेमचंद इन दोनों ने कहानी का जो रास्ता खोल दिया था, उस रास्ते पर, उस मार्ग पर बाद में न जाने कितने कहानीकार फिर आगे बढ़े। उन्होंने इनसे प्रभाव ग्रहण किया। फिर धीरे धीरे इनकी प्रभावात्मकता से मुक्त होने के प्रयास भी हमें आगे की कहानियों में देखने को मिलते हैं, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। लेकिन यह निश्चित है कि ये दोनों एक कहानी के क्षेत्र में आचार्य कर्म का निर्वाह कर रहे थे, जो मार्गदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने एक तरह से कहानी की एक पटरी निश्चित कर दी थी और उस पर चलने का प्रयास बाद में फिर बहुत सारे विद्वानों ने किया था। प्रसाद ने आगे चलकर नाटक, कविता, आलोचना, उपन्यास आदि में प्रवेश कर लिया। इसका मतलब कहानी से वो धीरे धीरे इन विधाओं में बदलते चले गए, अपने को शामिल करते चले गए। जबकि प्रेमचंद कहानी और उपन्यास में ही अंतिम क्षण तक बने रहे। उन्होंने कहानी और उपन्यासों में सृजन जो किया, अथाह अपार सृजन किया। कुल मिलाकर प्रेमचंद समाज के व्यापक हित को ध्यान में रखकर कहानियां लिखते रहे और प्रसाद जी व्यक्ति और उसकी भावनाओं को केंद्र में रखकर कहानियां लिखते रहे। प्रसाद जी की कहानियां प्रेमचंद की तुलना में बहुत कम है, लेकिन प्रेमचंद ने तो 300 से ज्यादा कहानियां लिखी। इस युग में विदेशी और स्वदेशी अनेक कहानियों के अनुवाद करने की और करवाने की श्रृंखला भी प्रारंभ हुई। एक अच्छी शुरुआत हुई, क्योंकि दूसरी भाषाओं में, विश्व की अनेक भाषाओं से अंग्रेजी में रचनाओं के अनुवाद होते रहे, पहले भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। हम देखते हैं इस दृष्टि से अंग्रेजी बड़ी समृद्ध भाषा है कि वो दुनिया भर की भाषाओं से जो महत्वपूर्ण है, जो कालजयी है, उसको अंग्रेजी में लाने में त्वरित गति से कार्य करते हैं। तो अंग्रेजी से फिर हिंदी में अनुवाद करने का सिलसिला भी महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में प्रारंभ हुआ, क्योंकि भारतेंदु ने इसका आह्वान कर लिया था। द्विवेदी जी ने भी जो अच्छा है अगर अंग्रेजी में है या किसी भी देश का, किसी भी भाषा का, किसी भी राष्ट्र का है, उसे हम ग्रहण करें, आत्मसात करें, इसकी चर्चा बार बार वो करते रहे। कहने को इस दौर की कहानियां प्रारंभिक हिंदी कहानी के अंतर्गत गिनी जाती हैं, किंतु विषय वस्तु की दृष्टि से, अभिव्यक्ति कौशल की दृष्टि से, प्रस्तुति के वैविध्य की दृष्टि से यह साफ दिखाई देता है कि इस दौर की कहानी में आने वाले कहानी
काल या युग के बीज स्पष्ट अंकुरित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि आने वाला जो इसके बाद का जो कहानी का युग होगा वो सशक्त होगा, उसमें जो कहानीकार होंगे उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये जो बीज वपन है ये दोनों बड़े सशक्त रचनाकार उन्होंने किया है। इस युग की कहानी से प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी का विकास भी प्रारंभ हुआ। प्रेमचंद युग जो इसके बाद का युग है, उस कहानी की बुनियाद यहाँ इस प्रथम दौर के अंतिम दिनों में एक तरह से तैयार हो गई थी। यह अलग बात है कि प्रेमचंद युग की कहानी इस कहानी की तुलना में अधिक प्रौढ़ कहानी है। उस कहानी का अंदाज, उस कहानी की वस्तु, उस कहानी की चिंता बिल्कुल अलग तरह की चिंता है, और निरंतर कहानी परिष्कृत होती चली गई, संवर्धित होती चली गई, विकसित होती चली गई। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी का मूल उद्देश्य मनोरंजन और उपदेश था। कहानी विधा को प्रतिष्ठित करना उनकी प्राथमिक रचना धर्मिता थी। वो चाहते थे एक बार कहानी किसी तरह से मार्केट में, बाजार में, पाठकीय जगत में आ जाए। इस दौर की कहानी ने चलना, संभलना और फिर अपनी पहचान बनाना ये काम किया, और निश्चित रूप से यह कहानी हिंदी कहानी के प्राथमिक दौर की बड़ी उपलब्धि है। ये आदर्शोन्मुख कहानियां थी। आदर्श के आधार पर ये कथ्य को, चिंता को, समस्याओं को, चुनौतियों को व्यक्त करना चाहते थे। जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करने वाली कहानियां थी। इसमें हमारे जो पारंपरिक मूल्य छूटते जा रहे थे उनको फिर से पुनर्स्थापित करने, पुनराख्यायित करने, पुनर्व्याख्या करने की कोशिश कर रहे थे, किंतु यथार्थ के प्रति भी तुलना में कम हो सकता है, लेकिन रुझान था। जहां मौका मिला उन्होंने सामाजिक चुनौतियों को, समस्याओं को भी प्रस्तुत किया। ये वर्णनात्मक शैली में रचित घटना प्रधान कहानियां थी, इसलिए इसने अपना पाठक अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया था। इस तरह हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग हिंदी कहानी के जन्म का वास्तविक युग है। भारतेंदु युग में कहानी उस तरह से नहीं थी, लेकिन द्विवेदी युग ने हिंदी कहानी नाम की विधा को खड़ा कर दिया और बहुत ही रोचक शैली में हमारे सामने एक प्रकार से कहानी की अथाह संपदा तैयार कर दी, और हमें इस नई विधा से अवगत होने का, मनोरंजन करने का, लाभान्वित होने का अवसर भी दे दिया। इसके आगे की कहानी प्रेमचंद युगीन कहानी है, जिस पर फिर हम आगे की श्रृंखला में बात करेंगे। जी बिल्कुल टंडन साहब, हम आगे के लेक्चर्स में यानी कि कल आप दोबारा आने वाले हैं हमारे स्टूडियो में और अवगत कराने वाले हैं कहानियों के बारे में, और हमारे तमाम जो दर्शकगण हैं उनको। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।